नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सजदर पांडे और आज हम यहां पर महिला पर्यवेक्षक के जो एग्जाम है उसके लिए भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ एक टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं वो टॉपिक। और टॉपिक है आपका सबसे पहला ही चैप्टर जो हमारे इतिहास का होता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो महिला पर्यवेक्षक में जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ प्रश्न बन सकता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर भी यही रहता है हमारे इतिहास का, क्योंकि आपके सिलेबस में सभ्यताओं के बारे में बताया गया है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहली सभ्यता से ही। और हमारे इतिहास की, हमारे भारतीय इतिहास की जो सबसे पहली सभ्यता दिखाई देती है वो कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। अगर इसके कालखंड की बात करें तो इसका कालखंड हमको दिखाई देता है, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिखाई देता है। कई पुस्तकों में आपको 2500 ईसा पूर्व से दिखाई देता है 1500 ईसा पूर्व तक। तो ये अलग अलग पुस्तकों का है। अगर हम ऑथेंटिक किताबों की माने या सही किताबों की माने तो उसमें 3300 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व के आसपास एक स्टैंडर्ड टाइम दिखाई देता है। तो आपको ज़्यादा इसके लिए परेशानी होना है, क्योंकि इसके काल को लेकर के ज़्यादा प्रश्न अभी उतने नहीं आते। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक राउंड फिगर क्या है, किस काल में ये दिखाई देता है। तो 3300 से 1300 ईसा पूर्व आप इसको एक मान सकते हैं। ये जो टाइम पीरियड लिया जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व, ये उसके चरमोत्कर्ष का काल माना गया है। ठीक है। तो हर सभ्यता का जो एक समय होता है, हर सभ्यता का एक होता है उत्थान काल, एक होता है चरम काल और एक होता है पतन काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो चरम काल था वो ये था। ठीक है। इसलिए ज्यादातर पुस्तकों में यही काल हमको दिखाई देता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के आसपास हमें ये सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में दिखाई देती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो भारतीय उपमहाद्वीप में ये सिंधु घाटी सभ्यता मिली है, जो कि भारतीय इतिहास की सबसे पहली सभ्यता है, तो इसका ये तो हो गया काल विभाजन। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये किन किन देशों में इसका विस्तार दिखाई देता है, तो अगर इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो भौगोलिक विस्तार से जुड़े हुए प्रश्न भी आते हैं। और आपको इतना याद रखना होगा कि ये सभ्यता जो है वर्तमान समय में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीन देशों में इस सभ्यता के स्थल मिले हैं। तो तीन देश कौन कौन से वो आपको पता होना चाहिए। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीन देशों में इस सभ्यता के स्थल मिले हैं। अगर बात की जाए कि इस सभ्यता के सर्वाधिक स्थल अभी तक कहाँ खोजे गए हैं, तो वो देश है आपका भारत। ध्यान रखेंगे कि इस सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो खोजे गए हैं वो भारत में खोजे गए हैं। वहीं अगर बात किया जाए, प्रश्न अगर आए कि इस सभ्यता के सबसे कम शहर किस देश से प्राप्त हुए हैं, तो इस सभ्यता के सबसे कम शहर आपको अफगानिस्तान से मिले। तो दोनों ही प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, इसका विस्तार जो है उसी विस्तार में आगे बात करें कि इसका आकार कैसा था। तो इसका आकार जो आपको आता है कभी कभी प्रश्न में कि इसका आकार त्रिभुजाकार था। मतलब यह पूरी सभ्यता जो है अपने आप में किस आकार में दिखाई देती है? त्रिभुजाकार में। अगर बात करें और विस्तार के आधार पर और महत्वपूर्ण बातों को जानने की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगला एक जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि ये सभ्यता अपने समय की, यानी कि अपने समकालीन अन्य सभी सभ्यताओं में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी सभ्यता थी। तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने समकालीन समस्त सभ्यताओं में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी सभ्यता थी। चाहे कोई भी सभ्यता हो उस समय की, मतलब आज से लगभग 4000-5000 साल पहले की, उस समय की कोई भी सभ्यता क्षेत्रफल में इसके बराबर बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें कि विस्तार में ही, तो कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि इस सभ्यता का जो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी शहर कौन कौन से थे। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इस सभ्यता का जो सबसे पूर्वी शहर हमको दिखाई देता है वो है कौन? आलमगीरपुर। ध्यान रखेंगे इस सभ्यता का सबसे पूर्वी शहर हमको दिखाई देता है आलमगीरपुर। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये आपको दिखाई देता है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। अगर इसके सबसे पश्चिमी जिले की, पश्चिमी लोकेशन की बात करें, पश्चिमी स्थल की, तो वो दिखाई देता है अधिकांश पुस्तकों में सुतकांगेडोर। तो आप इसको सुतकांगेडोर को ही ले सकते हैं। सुतकांगेडोर जो है इसकी लोकेशन का है, तो इसकी लोकेशन पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान का एक राज्य है जिसका नाम है बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हमको लोकेशन दिखाई देती है किसकी? सुतकांगेडोर की। उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तरी स्थल की, तो उत्तरी स्थल हमको दिखाई देता है मांडा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू में है। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर सबसे दक्षिणी स्थल की बात करें तो वो हमको दिखाई देता है दायमाबाद। और ये दायमाबाद जो है वो हमको इसकी लोकेशन दिखाई देती है महाराष्ट्र। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये सारे ही प्रश्न आपसे बन सकते हैं आपके लिए। अगर इसी विस्तार में, इस भौगोलिक रूप की अगर हम बात करें तो इसमें और कुछ बातें आपको जानना चाहिए
कि अफगानिस्तान से कौन कौन से शहर मिले हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान से अभी तक दो प्रमुख शहर दिखाई देते हैं, एक है आपका सुर्तगोई, इसके अलावा एक और शहर जो हमको दिखाई देता है वो है मुंडीगाग। तो ये दो शहर जो है हमको कहाँ दिखाई देते हैं, सुर्तगोई और मुंडीगाग। इनकी प्राप्ति हमें अफगानिस्तान से हुई है। अगर हम इसके अतिरिक्त बात करें तो अगर हम पाकिस्तान में बात करें कि कौन कौन से प्रमुख स्थल मिले हैं उनकी बात कर लें, तो पाकिस्तान में जो स्थल मिले हैं मुख्य रूप से वो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान राज्य में मिले हैं। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के पंजाब राज्य में सबसे प्रसिद्ध स्थल जो खोजा गया है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आपको दिखाई देता है हड़प्पा। तो आपको पता ही होगा, इसका नाम आपने निश्चित तौर पर सुना होगा। तो पाकिस्तान के पंजाब राज्य में जो सबसे प्रसिद्ध शहर मिला है वो कौन सा है, हड़प्पा। तो राज्य का नाम अवश्य याद रखें कि किस राज्य में मिला है पाकिस्तान के। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे, इससे जुड़ा हुआ कुछ और क्वेश्चन आता है कि कब खोजा गया था इसको। तो इस शहर की खोज प्राप्ति जो है 1921 में हुई थी। और किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखेंगे रावी नदी के किनारे है, ध्यान रखना है आपको। और इसकी इस शहर को खोजने वाला व्यक्ति कौन है, वो इतिहासकार कौन है, तो ध्यान रखेंगे उनका नाम है दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी जो हैं उन्होंने ही इसकी खोज की थी। तो महत्वपूर्ण शहर है, ध्यान रखेंगे। ये सारी बातें आपको आ सकती हैं। अगर हम इसके अतिरिक्त अन्य बातों की बात, अन्य स्थलों की बात करें पाकिस्तान में, तो एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल जो पाकिस्तान का हमको दिखाई देता है वो है मोहनजोदाड़ो। तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी आपको बन सकता है। मोहनजोदाड़ो के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि इसके नाम का स्वयं का अर्थ भी है, और उस नाम का अर्थ है मृतकों का टीला। मतलब मोहनजोदाड़ो जो है उसके नाम का अर्थ है मृतकों का टीला। ये क्यों बोला जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब इस सभ्यता की, इस शहर की खुदाई हुई, कौन से शहर की, मोहनजोदाड़ो की, तो इस शहर की खुदाई हुई तो वहां पर बड़ी संख्या में मानव अस्थियां मिली हैं, मानव शरीर के अवशेष मिले हैं। उस आधार पर इस शहर को क्या नाम दे दिया गया, मृतकों का टीला, या भूतों प्रेतों का टीला भी कई जगहों पर लिखा रहता है। किस राज्य से प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का जो सिंध राज्य है वहां से इसकी प्राप्ति हुई है। कब हुई है, तो 1922 में हुई है। कौन सी नदी के किनारे है, तो सिंध नदी के किनारे है, ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त और क्या जानकारी इसके बारे में आनी चाहिए, खोजकर्ता का नाम जरूर ध्यान रखेंगे, राखलदास बनर्जी इसके खोजकर्ता हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त और इससे जुड़े हुए प्रश्न बनते हैं, क्योंकि मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सारे स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना गया है। कई इतिहासकार इसे सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी भी मानते हैं। तो यहाँ से जब खुदाई हुई तो बहुत सारी महत्वपूर्ण वस्तुओं की प्राप्ति हुई है, महत्वपूर्ण भौगोलिक अवशेषों की प्राप्ति हुई है। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक विशाल स्नानागार मिला है, जिसको स्विमिंग पूल भी आप बोल सकते हैं। तो स्विमिंग पूल भी कई किताबों में लिखा रहता है, विशाल स्नानागार भी लिखा रहता है। तो पूछा जा सकता है कि विशाल स्नानागार जो है, स्विमिंग पूल है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ब्रॉन्ज डांसर, कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ से सभा भवन का भी अवशेष हमको मिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे प्रश्न बन सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है मोहनजोदाड़ो। अगर हम इसके बाद अगर आगे बढ़ें और भारत पर आ जाएं, भारत के कौन कौन से प्रसिद्ध शहर हैं जो हमको मिलने दिखाई देते हैं, तो उनमें से अगर हम राज्यवार बात कर लें तो एक शहर है आपका कालीबंगा। ये कालीबंगन जो शहर है, कालीबंगन भी लिखा रहता है, कालीबंगा भी लिखा रहता है, चल जाएगा, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तरीके से है। तो ये शहर जो है वो कहाँ पर मिला है, राजस्थान से मिला है। और कभी कभी इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी आता है कि इसके नाम का अर्थ क्या है, तो इसके नाम का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, क्योंकि जब यहाँ पर खुदाई हुई है तो काले रंग की बड़ी मात्रा में चूड़ियों की प्राप्ति हुई है। तो काले रंग की चूड़ियाँ इसके नाम का अर्थ है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला जो भारत में एक स्थल है उसकी बात कर लें तो एक स्थल और बात कर लेते हैं। वैसे सर्वाधिक स्थल तो भारत से मिले हैं, रोपड़ की लोकेशन हमें पंजाब में मिली है, और यहाँ से हमको इंसान के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा हरियाणा राज्य से अगर हम बात करें तो वहाँ से दो शहर हमको प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं, एक है राखीगढ़ी और बनवाली। ये दो राज्य जो हैं प्रमुख रूप से फेमस जो राज्य, ये दो शहर हैं। तो ये दो शहर जो हैं वो मुख्य रूप से वर्तमान में किस राज्य में लोकेटेड हैं, हरियाणा। तो ये दोनों का नाम जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले महत्वपूर्ण शहरों की, तो उनमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर हमको दिखाई देता है लोथल। लोथल जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, और ये कहाँ पर मिला है, गुजरात में मिला है। क्यों प्रसिद्ध है, इससे जुड़ा प्रश्न आता है कि ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से एक नदी
नदी बंदरगाह मिला है। क्या मिला है हमको? नदी बंदरगाह मिला है। नदी बंदरगाह का मतलब नदी पर स्थित बंदरगाह मिला है। वो नदी कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए। उस नदी का नाम है भोगवा। तो भोगवा नदी के किनारे हमको एक बंदरगाह मिला है और वो है कौन सा? लोथल। तो ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न अक्सर आता रहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा शहर है जहां से हमको एक नदी बंदरगाह की प्राप्ति हुई है, तो वो शहर हमारा कौन सा है? लोथल। इसके अलावा भी सिंधु घाटी में हमको बहुत सारे बंदरगाह मिले, लेकिन वो समुद्री बंदरगाह मिले। ये जो है ये एक नदी बंदरगाह है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त आपको और एक प्रश्न ध्यान रखना चाहिए जो आ सकता है, वो ये कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो अभी तक जितने भी जगहों पर खुदाई हुई है, चाहे वो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान कहीं पर भी हो, तो उनमें सर्वाधिक शहर जो मिले हैं, मतलब इन शहरों की जो संख्या सर्वाधिक मिली अभी तक, वो है गुजरात में। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि सबसे ज्यादा शहर या स्थल इस सभ्यता के किस राज्य में मिलते हुए हमको दिखाई देते हैं, तो वो शहर या राज्य हमारा कौन सा? गुजरात। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गुजरात में एक आध शहर और अगर हम बात कर लें तो एक शहर और बहुत फेमस है, उसका नाम है धौलावीरा, जिसको वर्तमान में पिछले साल ही आपको दिखाई देता है कि इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो धौलावीरा भी जो है वो गुजरात का ही एक क्या है? स्थल या शहर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जिनसे प्रश्न बनते रहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की, सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण पर भी हम लोग आ जाते हैं। नामकरण से भी जुड़ा हुआ प्रश्न आता है कि इसके क्या क्या नाम दिखाई देते हैं। तो नामकरण में अगर हम बात करें तो इस सभ्यता के 2-3 नाम में से एक नाम हमको दिखाई देता है, वही पहला सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहला नाम क्या दिखाई देता है? सिंधु घाटी सभ्यता। यही नाम हमको दिखाई देता है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये नाम क्यों पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, ये भी जान लीजिए। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस सभ्यता के अधिकांश शहर जो हैं वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास मिले हैं। सिंधु की सहायक नदियां आपको पता ही होना चाहिए कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो ये सारी नदियां जो हैं वो कहीं न कहीं किस नदी की सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और इस सभ्यता के अधिकांश जो स्थल हैं, प्रारंभिक खुदाई में जब हमको खुदाई की गई तो हमने जब की तो प्रारंभिक खुदाई के माध्यम से अधिकांश शहर जो मिले हैं वो इसी नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास मिले, इसलिए इतिहासकारों के द्वारा ये नाम इस सभ्यता को दे दिया गया। अगर हम बात करें दूसरा नाम इस सभ्यता का, तो वो दिखा देता है आपको क्या? हड़प्पा सभ्यता। तो ये भी इस सभ्यता का एक अन्य महत्वपूर्ण नाम है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए क्योंकि इतिहास में एक तरह का नियम है कि जब भी किसी सभ्यता वगैरह को खोजा जाता है या कोई सभ्यता मिलती है, तो जो सबसे पहला शहर उस सभ्यता का मिल जाता है या मिलता है जो भी है, वो उसी के आधार पर भी उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। तो क्योंकि इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला खोजा गया शहर है वो कौन सा है? हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में है, मैंने बताया आपको। वो सभ्यता का इस सभ्यता का सबसे पहला शहर, और इस वजह से कई किताबों में इस सभ्यता का एक नाम क्या मिलेगा आपको? हड़प्पा सभ्यता। इसके अलावा एक और नाम आपको इस सभ्यता का मिल जाता है, वो है क्या? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो आपको पता होगा कि इस सभ्यता के पहले भारत में लोग हुआ करते थे, लेकिन उनको हम सभ्यता तो नहीं कहते, और उन लोगों के द्वारा पाषाणों का यानी कि पत्थरों का उपयोग अपने जीवन शैली में किया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता ही भारतीय इतिहास की वो पहली सभ्यता है जिसने किसी धातु का सबसे पहली बार इस्तेमाल किया है, और वो धातु जो है वो कौन सी है? तांबा या कांसा। तो इसलिए इनको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण नाम जो इनका दिखाई देता है, तो ये नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि इन्होंने कांसे का सबसे पहली बार मतलब मनुष्य भारत के लोगों के द्वारा या भारत के किसी सभ्यता के लोगों द्वारा सबसे पहले जिस धातु का उपयोग किया गया वो कांसा, इसलिए इसका नाम हो गया है क्या? कांस्य युगीन सभ्यता। एक और नाम जो आपको याद रखना चाहिए वो है क्या? भारत की पहली नगरीय सभ्यता। ध्यान रखेंगे, भारत की पहली नगरीय सभ्यता। तो ये भी इसका एक नाम है, भारत की पहली नगरीय सभ्यता। और ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, इस पर हम लोग बात करने ही वाले हैं। तो भारत की पहली नगरीय या शहरी सभ्यता भी किसे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को। अब हम इसी पॉइंट से उठा लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम विशेषताओं पर चर्चा करें तो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत सारी विशेषताएं हैं, और उनमें से कुछ विशेषताओं पर आपको प्रश्न बन सकता है, तो उसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहला विशेषता क्या है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है क्या? नगरीकरण। ठीक,
यहाँ पर आपको ये बात जान लेना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो विश्व के इतिहास में जो प्रसिद्ध है वो इस वजह से प्रसिद्ध है कि ये सभ्यता अपने समय की सबसे विकसित शहरी सभ्यता थी। संपूर्ण इतिहास में उस काल में जितनी भी सभ्यताएं दिखाई देती हमें, उन सारी सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी क्षेत्रफल के आधार पर, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और साथ ही साथ ये सभ्यता जो है वो उस समय की समस्त समकालीन सभ्यताओं में सबसे विकसित भी थी, ये भी हमको दिखाई देता है। समकालीन सभ्यताओं में जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी, यानी कि जिसको आप लोग इराक बोलते हो भी, तो इराक जिसका पुराना नाम मेसोपोटामिया दिखाई देता है। इसके अलावा मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ऐसी कई सभ्यताएं थीं जो उस समय मौजूद थीं। और उन सभी में सबसे विकसित अवस्था में जो सभ्यता हमें दिखाई देती है वो कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो यही इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इस सभ्यता को पूरी तरह से शहरी आधार पर, शहरों के जैसे जैसे आप मॉडर्न शहरों की कल्पना करते हैं उस आधार पर बसाया गया था। अगर हम बात करें कैसा बसाया गया था तो उसके बारे में प्रश्न आता है कभी कभी कि शहरी तो था लेकिन किस आधार पर बसाया गया था? तो इसको बसाया गया था ग्रिड पद्धति के आधार पर। ग्रिड पद्धति जिसको आप लोग हिंदी में जालीनुमा पद्धति बोल सकते हो, तो जालीनुमा पद्धति या ग्रिड पद्धति के आधार पर इसको बसाया गया था। जालीनुमा पद्धति मतलब कि शहरों को चौराहों में विभाजित किया गया था। ध्यान रखेंगे किसमें? तो शहरों को चौराहों में विभाजित करके उनसे चारों दिशाओं में समकोण पर या 90 डिग्री के एंगल पर सड़कें निकाली गई थी। तो ये महत्वपूर्ण है। ये मॉडर्न टाइम पीरियड में भी आपको दुनिया के सारे शहर इसी स्टाइल पर बसते हुए दिखाई देते हैं। कोई भी शहर जो सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बसा होगा वो इसी तरीके से बसा होगा कि उसको सबसे पहले एक चौक बनाया जाएगा और वहाँ से चारों दिशाओं में सड़कें निकाली जाएंगी। फिर उन सड़कों से भी आगे चल करके चौराहे बने होंगे और वहाँ से भी आपको अलग अलग दिशाओं में सड़कें निकलती जाएंगी और इसी तरह से पूरा शहर बस जाता है इस तरह से। तो ये जो व्यवस्था है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिड पद्धति या जालीनुमा पद्धति। तो इस तरह से बसा हुआ था कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। इसलिए आप इसको शहरी सभ्यता कह सकते हैं या कहा जाता है। अगर हम बात करें इसकी अन्य विशेषताओं पर, शहरी विशेषताओं में ही, तो इस सभ्यता के जो शहर थे वो दो भागों में बटे हुए दिखाई देते हैं, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। जो पूर्वी भाग होता था वो क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा होता था और उसमें समाज के आम वर्ग के लोग यानी कि सामान्य नागरिक रहा करते थे। वहीं अगर हम बात करें पश्चिमी भाग तो ये क्षेत्रफल के आधार पर छोटा होता था और इसमें समाज के जो शासक वर्ग के लोग हैं वो रहा करते थे। इन पूर्वी और पश्चिमी भागों को पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला भी कहा जाता था। पूर्वी टीले को निचला टीला भी कहा गया है और पश्चिमी टीले को ऊपरी टीला, क्योंकि पश्चिमी टीला थोड़ा ऊंचाई पर स्थित होता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इसकी शहरी विशेषताओं में, अन्य विशेषताओं की, तो अन्य विशेषताओं में ये बातें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इस सभ्यता के जो घर थे वो पूरी तरह से पकी हुई ईंटों से निर्मित थे, जो कि अपने आप में बहुत ही विशेष बात है कि उस समय भी इस सभ्यता के लोगों ने पकी हुई ईंटों से अपने घरों का निर्माण किया है। तो ये आपको दिखाई देता है। सड़कें दिखाई देती हैं वो भी पकी हुई ईंटों से बनी हुई, नालियां दिखाई देती हैं घर के सामने वो भी पकी हुई ईंटों से। तो ये सारी विशेषताएं इनकी जो दिखाई देती हैं वो पूरी तरह से हमको बताती हैं कि ये लोग क्या थे? एक शहरी सभ्यता के लोग थे। तो ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। इसके अलावा अगर हम और बात करें इनकी आर्थिक विशेषताओं की या इनकी व्यापारिक विशेषताओं की या इनकी भाषा से जुड़ी, तो उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर हम इनकी राजनीतिक विशेषता की बात कर लें तो राजनीतिक विशेषता में दिखाई देता है कि इस सभ्यता के लोग वणिक वर्ग के लोग थे। मतलब इस सभ्यता में अगर हम शासक की बात करें, राजनीतिक विशेषता के तहत अगर हम बात करें शासक, तो शासक कौन हुआ करते थे? तो ऐसा हमको देखने को मिलता है, इतिहासकारों का कहना है कि इस सभ्यता के जो शासक भी हुआ करते थे वो भी वणिक मतलब यहाँ पर है व्यापारी, क्योंकि ये सभ्यता पूरी तरह से क्या थी? विकसित सभ्यता थी और विकसित थी यानी कि निश्चित तौर पर व्यापार वहाँ पर काफ़ी उन्नत अवस्था में रहा होगा। इसलिए इस सभ्यता के जो शासक माने गए हैं, क्योंकि ज़्यादा इसके प्रमाण तो मिले नहीं हैं, लेकिन इतिहासकारों के सारे अनुमानों के आधार पर इतिहासकारों ने कहा है कि इस सभ्यता को निश्चित तौर पर वणिक यानी कि व्यापारी वर्ग के लोगों द्वारा ही शासित किया जाता रहा होगा, मतलब उनके द्वारा ही शासन किया जाता रहा होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य विशेषताओं की अगर बात कर लें हम लोग तो सामाजिक विशेषताओं की बात कर लेते हैं। सामाजिक स्थिति क्या थी, कैसा क्या समाज था? तो सामाजिक विशेषता में अगर हम बात करें इस सभ्यता के बारे में तो सामाजिक स्थिति के तौर पर समाज दो तरह का हमको दिखाई देता है मुख्य रूप से। एक है पितृसत्तात्मक समाज और एक है मातृसत्तात्मक समाज। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इतिहासकारों का कहना है कि यह समाज एक मातृसत्तात्मक समाज था। किस प्रकार का? मातृसत्तात्मक समाज था। क्यों?
क्योंकि इस सभ्यता में बड़ी मात्रा में खुदाई से हमें मिट्टी के खिलौने नुमा माताओं की, महिलाओं की मूर्तियां मिली, जिन्हें मृण मूर्तियां कहा गया है। और ये खिलौने नुमा हैं, और इससे इतिहासकारों का ये अनुमान है कि ये खिलौने नुमा आकृतियां जो हैं वो ये इस बात को प्रदर्शित करती है कि इस सभ्यता के लोग महिलाओं को विशेष सम्मान देते रहे होंगे, उनकी एक तरह से पूजा किया करते रहे होंगे, और इन समाजों में महिलाएं ही घर की मुखिया रही होंगी। तो ये एक आधुनिक काल का भी समाजशास्त्र का अध्ययन कहता है कि अगर किसी परिवार को महिलाएं चलाती हैं, यानी कि उस घर में महिलाएं लीड करती हैं, तो वो जो समाज होता है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित होता है आर्थिक रूप से। तो ये वर्तमान समय में भी दिखाई देता है कि जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं या अमेरिका है, इस तरह के जो देश हैं वो आपको ज़्यादा विकसित दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी अर्थव्यवस्था में बराबर योगदान है। वैसे ही उसी प्रकार सिंधु घाटी में भी हमको ये दिखाई देता है कि वहाँ पर भी ये महिलाओं का विशेष रूप से सम्मान रहा होगा, महिलाएं भी अर्थव्यवस्था में बराबर योगदान देती रही होंगी, और इस वजह से ही सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की सबसे विकसित सभ्यता रही होगी। तो ये आपके ध्यान में रखना होगा कि मातृसत्तात्मक समाज होने के प्रमाण मिलते हैं कहाँ से हमको, सिंधु घाटी सभ्यता से। इसके अतिरिक्त अन्य विशेषताओं की बात करें तो आर्थिक विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी उसकी भी बात कर लिया जाए यहाँ पर। तो अर्थव्यवस्था में हमको दिखाई देता है कि इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर, ये व्यापार की वजह से अर्थव्यवस्था में हम लोग व्यापार को भी देख लेते हैं कि व्यापार का तरीका क्या था, तो इसमें एक साथ देख लेते हैं। तो इसमें हमको दिखाई देता है कि ये जो लोग थे वो वस्तु विनिमय प्रणाली, कौन सी, वस्तु विनिमय प्रणाली, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। व्यापार की बात करें तो हम लोग, तो व्यापार का तरीका जो था वो क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली इंग्लिश में भी ध्यान रखेंगे, इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं, यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु का व्यापार। तो इस काल में जो होता था वो किस प्रकार का व्यापार होता था, वस्तु के बदले में वस्तु, क्योंकि उस काल में मुद्रा का विकास नहीं होता, इसलिए उस काल के लोगों के द्वारा वस्तु के बदले में वस्तु का ही लेन देन किया जाता था, और इसी ही कहा जाता है क्या, वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम। तो बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे। अगर व्यापार में और कुछ बातें कर लें कि ये लोग कहाँ से क्या क्या चीज़ मंगाते थे, तो कभी कभी आता है तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि इनको तांबे की प्राप्ति कहाँ से होती थी। तो तांबा जो है ये मंगाते थे लोग राजस्थान की खेतड़ी की खदान से। तो राजस्थान में एक तांबे की खदान है और उसका नाम है खेतड़ी, और वहीं से लोग तांबे की प्राप्ति करते थे, ये भी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक कीमती पत्थर का वर्णन मिलता है, उस पत्थर का नाम है लार्जवर्द मणि। ध्यान रखेंगे क्या नाम है, लार्जवर्द मणि, जो कि नीले रंग का होता था, और इसकी प्राप्ति ये लोग अफगानिस्तान और कुछ मामले में कश्मीर भी दिखाई देता है, वहां से हमको दिखाई देता है कि ये लोग प्राप्त करते थे। तो ये अर्थव्यवस्था में हम बात कर लेते हैं इसकी। इसके अलावा अगर हम आर्थिक विशेषताओं में और कुछ बातें कर लें तो ये लोग जो है मुख्य रूप से इनका जो पेशा था वो था कृषि। तो ध्यान रखेंगे मुख्य पेशा इनका कृषि ही दिखाई देता है, और क्योंकि ये लोग व्यापार ज़्यादा करते थे इसलिए व्यापार पर फोकस रहता था, लेकिन मुख्य पेशा अधिकांश लोग जो हैं, बड़ी संख्या में जो लोग थे वो कृषि में थे, और इसके अलावा जो लोग कृषि में नहीं थे वो लोग व्यापार के कार्यों में लगे हुए थे। तो कृषि और व्यापार ये दोनों आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इनकी भाषा की विशेषता की, लिपि और भाषा, तो इनकी लिपि के बारे में आपको पता ही होगा, इनकी भाषा के बारे में आपको पता ही होगा कि इनकी भाषा को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा है उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका, सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है। और क्यों नहीं पढ़ा जा सका है, क्योंकि उसकी लिपि को अभी तक हम लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो इनकी जो लिपि यानी कि लिखन शैली है वो किस प्रकार की थी वो भी आपको पता होना चाहिए। इनकी लिपि या लिखन शैली जो है वो हमको दिखाई देती है भाव चित्रात्मक। कौन सी, तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। तो लिपि का नाम बोला गया है भाव चित्रात्मक, इंग्लिश में इसे बोलते हैं पिक्टोग्राफिक। तो
पिक्टोग्राफिक या भाव चित्रात्मक, यानी कि अपनी भावनाओं को चित्रों के रूप में प्रकट करना ही कहलाता है क्या, भाव चित्रात्मक। उस समय शब्दों का विकास नहीं हुआ था, इसलिए भाव चित्रात्मक लिपि। प्राचीन काल में अधिकांश जो लिपियां दिखाई देती हैं भाव चित्रात्मक लिपि दिखाई देती है। सिंधु घाटी की लिपि भी हमको भाव चित्रात्मक ही दिखाई देती है, और इसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, और शायद ही संभावना है कि हम आगे भी पढ़ पाएं, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि हो सकता है कि कुछ भी, लेकिन अभी तो हम इसको नहीं पढ़ पाए हैं। इसके अलावा इसकी लिपि से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इनकी जो लिपि है उनकी लेखन शैली जो है उसको गोमूत्रिका शैली कहा गया है। क्या कहा गया है, गोमूत्रिका शैली या फिर बूस्टरफोर्डियन शैली कहा गया इंग्लिश में। तो बूस्टरफोर्डियन या गोमूत्रिका शैली कहा गया। लिखने का जो तरीका है, जैसे हम लोग अभी दाएं से बाएं लिखते हैं तो बाएं से दाएं लिखते हैं, तो बाएं से दाएं लिखते हैं तो हम लोग बाएं से दाएं लिखकर स्टॉप कर देते हैं, फिर अगली लाइन को फिर आगे से लिखते हैं। ठीक है, वर्तमान में हमारा लेखन शैली यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म, फिर यहाँ शुरू हुआ यहाँ खत्म। लेकिन इनका ये था कि ये लोग दाएं से बाएं लिखते थे और इस प्रकार से एक लाइन के नीचे ही अगली लाइन को शुरू करते थे। तो इस तरीके से लेखन जो शैली होता है वो क्या कहलाता है, गोमूत्रिका या बूस्टरफोर्डियन शैली कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब सीधा अगर हम बात कर लें कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, कैसे इस सभ्यता का अंत हुआ, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि इस सभ्यता के पतन के बारे में भी हमारे पास कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है कि कैसे इस सभ्यता का अंत हुआ, कैसे ये सभ्यता समाप्त हुई। हमारे पास तो इस बात की भी जानकारी नहीं कि इस सभ्यता का निर्माण कैसे हुआ। तो हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत ही कम जानकारियाँ हैं। हमें ये भी नहीं पता कि वो सभ्यता कहाँ से आई, उस सभ्यता के लोग कहाँ से आए, कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ और उनका पतन किस प्रकार से हुआ। हमारे पास उनके बारे में इन सारी तथ्यों से जुड़ा हुआ कोई भी जानकारी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि जब कोई जानकारी नहीं तो ये सब पढ़ा कैसे जा रहा है। तो ये जो पढ़ा जा रहा है वो उस पूरे चीज़ का आधार है पुरातात्विक माध्यमों से की गई खुदाई। तो पुरातात्विक खुदाई, आर्कियोलॉजिकल एक्टिवेशन जिसको बोलते हैं, तो पुरातात्विक खुदाई से हमें इस सभ्यता के बारे में सारी चीज़ें मिली। मतलब जो भी चीज़ हमको खुदाई में मिली हैं, जो अवशेष मिले हैं, उसी अवशेष को आधार बना करके इतिहासकारों ने उनके इतिहास को लिखा है। ये आपको ध्यान रखना है, और इसी को कहा जाता है क्या, पुरातात्विक खुदाई। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पतन की बात कर लें तो इस सभ्यता के जो पतन के बारे में है वो भी मैंने बता ही दिया, जैसे कि कोई भी हमारे पास स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों द्वारा इस सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण क्या माना गया है, बाढ़ को माना गया है। तो आप याद रखेंगे कि इस सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण क्या माना गया है, बाढ़। कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो ये जो अभी हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पे सारी बातें देखी हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा 2-3 कुछ छोटे मोटे फैक्ट छूटे होंगे, वरना लगभग अधिकांश महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हो गई हैं। तो ये सारे ही तथ्य जो सिंधु घाटी सभ्यता के आज मैंने आपको बताए हैं, कोशिश करिएगा कि आप अपने एग्जाम में याद रखिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।